नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आए हैं दोस्तों एक जीके की क्लास आपके आर्मी के विद्यार्थियों के लिए। जितने भी आर्मी की 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो चाहे वो जीडी के हो, चाहे ट्रेडमैन के हो, चाहे आपके कलरक में भी आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे विद्यार्थी सेशन को पूरा अटेंड कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है दोस्तों, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अपनी क्लास को लेट नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि योजना आयोग आपसे जो इस प्रकार की क्लास में प्रश्न पूछूंगा तो ध्यान देना दोस्तों, ये पीछे परीक्षा में आ चुके प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पी वाई क्यू क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। सभी बच्चे ज्वाइन करें। हाँ, सुरेंद्र खिचड़ जी हमारे जो बीच में जुड़े हैं, तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापना की गई थी, यानी कि योजना आयोग की किस वर्ष में स्थापना की जाती है। हालांकि आपको पता है आज योजना आयोग नहीं है, उस योजना आयोग की जगह क्या काम करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, नीति आयोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, नीति आयोग। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है वो किसकी जगह लेके आए हम, योजना आयोग की जगह। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना, क्या पूछा है, योजना आयोग की स्थापना। तो ध्यान देना, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलना, 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी भैया, 1950 को। अब कई बार प्रश्न आता है कि योजना आयोग का कार्य क्या था। कई बार ये पूछा आता है कि योजना आयोग काम क्या करवाता था, तो आप क्या बोलोगे, सर ये काम करवाता था पंचवर्षीय योजना। क्या करवाता था भैया, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। और इसने पंचवर्षीय योजनाएं कितनी चलाई हैं, अगर पूछ ले इसकी पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हुई हैं, तो आप बोलोगे सर पंचवर्षीय योजना 12 करवाई है। कितनी करवाई है भैया, 12 करवाई है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि इस योजना आयोग का प्रथम प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा आपसे, प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री, और पीएम उस टाइम कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या था भैया, आप बोलोगे कि गुरुजी इसका पहला अध्यक्ष था। जबकि कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सर योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था। तो योजना आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए, उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष था पहला, उसे याद रखना, गुलजारी लाल गुलजारी लाल नंदा। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि सर गुलजारी लाल नंदा कौन था। तो ध्यान देना, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, तो कुछ समय तक प्रधानमंत्री के पद को बरकरार रखा था, यानी कि ये क्या था, पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था, तो गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग का ये क्या था, उपाध्यक्ष भी था, ये भी ध्यान देना है। वहीं पर एक प्रश्न याद रखना, आपसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जो योजना आयोग है, क्या भैया, योजना आयोग। अब योजना जो आयोग है सर, ये योजना आयोग यानी कि ये पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई है, इनकी यानी कि इनको कहां से प्रेरित किया गया है। तो ये प्रेरित हुई है भैया आपके कहां से, रूस से। कहां से प्रेरित हुई है, रूस से। तो हमारे देश में भी योजना आयोग जैसा एक आयोग होना चाहिए, वो पंचवर्षीय योजना करवाएगा। ये बात हमने किस देश से ग्रहण की गई है, रूस से की गई है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि योजना आयोग का नाम बदल दिया, क्या कर दिया, योजना आयोग का नाम बदल दिया, नाम बदला। वेरी गुड, नाम बदला। और कब बदला, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और इसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग, नीति आयोग। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, जब इसका नाम बदला तब देश का प्रधानमंत्री कौन था, नहीं, 2015 में नरेंद्र मोदी। कौन था भैया, नरेंद्र मोदी। तो प्रश्न ये पूछता है कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष। तो भैया युवराज कौन था इसका, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष, वेरी गुड, नरेंद्र मोदी आपको ध्यान देना, नरेंद्र मोदी। अब प्रश्न बता दो कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम। और पूछ ले नीति आयोग की बात कर रहा हूं यार, हाँ, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा, आप बोलोगे नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र दामोदर मोदी। अब एक प्रश्न बताइए मुझे, योजना आयोग से रिलेटेड इतनी बातें याद रखनी है। योजना आयोग की प्रेरणा हमने किस देश से ली है, योजना आयोग का वर्तमान में नया नाम क्या है। अब ये 5 साल की पंचवर्षीय योजना
तो आपको इतना पता चल गया कि पंचवर्षीय योजना वर्तमान में क्या हो चुकी है और कितनी चलिए टोटल ये। अब एक प्रश्न याद रखना, कई बार ये वाला ऑप्शन आपसे पूछ लेता है कि 1952 की कड़ी में क्या हुआ था, तो बोलोगे सर देश में पहला आम चुनाव, देश का पहला पहला आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब होता है कि लोकसभा चुनाव, कि हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे दोस्तों वो किस वर्ष हुए थे, तो आप बोलोगे सर 1952 में हुई थी पहली लोकसभा बनती है, ध्यान देना। अगर अकेला वर्ष पूछे तो 1952 बताना, 2 वर्ष पूछे तो 51 और 52 दोनों के अंदर हुई थी। सुरेश भाई चला के छोड़ दे, 2000 जुड़ जाए यार। और 1948 की अगर बात की जाए तो 1948 में याद रखना एनसीसी की स्थापना, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1948। और प्लस में याद रखना यहां पर किसकी मृत्यु होती है, महात्मा गांधी की मृत्यु। तो महात्मा गांधी की मृत्यु भी किस वर्ष हुई थी, 1948 में। और 1950 की घटना आपको याद रखनी है कि योजना आयोग की क्या की गई थी दोस्तों, स्थापना। अब 1950 में 2 बातें और याद रखने, हमारे देश का क्या हुआ था, संविधान लागू। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि संविधान लागू कब हुआ, तो आप बोलोगे सर 1950 में। लेकिन प्रश्न आ जाए कि संविधान को पारित कब किया, संविधान को पारित, तो संविधान पारित हुआ था 1949। 1949 किस तारीख को, 26 नवंबर को, जबकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो बस इस प्रश्न में इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना भाई किसी को भी। हाँ 1948 में एनसीसी की स्थापना होती है और 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु भी होती है 30 जनवरी को। 1922 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, यानी कि देश में पहले आम चुनाव बोलते इसको। और 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है, जबकि भारतीय संविधान पारित कब होता है, 1900। और योजना आयोग का नाम बदल के किस वर्ष में नाम रखा गया, नीति आयोग। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। पुस्तक बढ़िया है, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। इन सभी से 2-4 बातें आपको याद रखने के लिए क्या क्या करना है जो आपके एग्जाम में आते हैं आर्मी में। एक तो पहला आता है कि पहली महिला भारत रत्न पुरस्कार विजेता, पहली महिला, तो याद रखना प्रथम भारत रत्न, भारत रत्न महिला। ऑप्शन बताना 1975, कब मिला था भैया, 1975। लाल बहादुर शास्त्री को याद रखना 1966 में क्या करवाया था भैया, ताशकंद समझौता। एक तो ये बातें याद रखनी है। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री का एक तो उपनाम याद रखना है, उपनाम पूछता है, उपनाम, तो उपनाम क्या इसका, शांति पुरुष। और अगर मैं आपसे बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के क्या थे, देश के पहले पीएम। और ये पीएम के पद पे रहने वाले सर्वाधिक कार्यकाल भी, सर्वाधिक कार्यकाल, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग कितने वर्ष, 1947 से लेकर ये आपके 20 मई 1964 तक आपके, अब देख लो, अब मोटे मोटे अगर देखा जाए तो 17 साल तक, कितना भैया, 17 सालों तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा वो बात की बात है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा एक पत्रकार यानी कि पत्रिका भी लिखी गई थी जिसका नाम आता है 1912 के अंदर अल हिलाल। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र भी किसका है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के क्या थे, स्वतंत्र भारत के क्या बने थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री। तो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती कब आती है ये बता दो, जयंती। इसकी जयंती आती है 11 नवंबर को, कब आती है, और 11 नवंबर को बनाते हैं शिक्षा दिवस। क्या बनाते दोस्तों, तो कई बार प्रश्न आता है कि शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर बनाए जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और याद रखना हमारी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा, सबसे कम आयु के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी आपको करना है।
एक इनमें से प्रश्न बताइए कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। याद रखना, देश की पहली पहली पीएम महिला में। अब एक बात बताइए, पहली पीएम महिला में किस वर्ष बनी थी, ये वर्ष बताना आपको, वर्ष 1966 में। और किसके बाद बनी थी ये? लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कुछ समय तक प्रधानमंत्री के पद को एक कार्यवाहक के रूप में काम लिया गया, गुलजारी लाल नंदा। अब इनमें से बताइए सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न, मरणोपरांत प्रांत भारत रत्न किसे मिला, तो आप क्या बोलोगे? और ये भारत रत्न कब मिला? 1966 में। अब एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे कि इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा आराम हराम का नारा दिया गया? आराम हराम नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सब राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेके रहूंगा, ये बात। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न में इतनी बात याद रखना। अगले बढ़ते हैं भैया। फोन में ले लेकर उतना 3 आंगली मारेगी। अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक जो आपके देशभक्ति गीत है, ये किसके द्वारा लिखा गया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या दिया था? सब राज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, मैं इसे लूंगा, अधिकार है। और मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक और नारा दिया था इंकलाब, इंकलाब, खाली इंकलाब का नारा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये बात किसने बोली थी? तब आप बोलोगे भगत भगत सिंह। एक बात बताइए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का उपनाम बता दो। वेरी गुड, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, ये आपको ध्यान देना। और अगर प्रश्न पूछ ले आपसे राम प्रसाद बिस्मिल, तो आपको बताना है सर 1925 में एक ट्रेन लूटी थी, यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती का नायक था। और इस नायक ने एक नारा दिया था कि सर फिरोसी की तमन्ना, सर फिरोसी, सर फिरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, हमारे दिल में देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत। हम्म, जय जगत। एक नारा आपसे पूछेगा संपूर्ण, संपूर्ण क्रांति, जय जगत का नारा दिया था आपके आचार्य, आचार्य विनोबा भावे। और जय जगत का जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। बस ये रहा जयप्रकाश नारायण का। जय जगत का दिया था आचार्य विनोबा भावे। अब एक बात बताइए मुझे, एक नारा बता दो आप, ये मान लो आप अच्छी पढ़ाई करते हो, ना नारा तो जरूर होगा। दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत बहुत दूर है। हाँ, मुगल काल कौन है ये? आपके तुगलक वंश में था, गयासुद्दीन तुगलक के समय था, जिसका नाम क्या था, बताइए, जोर लगाइए। है निजामुद्दीन, निजामुद्दीन ओलिया, ओलिया, निजामुद्दीन ओलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को बोला गया था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस जगह पे स्थित है?
लोथल, सिंध, नालंदा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। याद रखना मोहनजोदड़ो एक पुरातात्विक स्थल है, और ये पुरातात्विक स्थल की खुदाई कहां पे की गई थी? तो आप बोलोगे सर ये आपके पाकिस्तान में की गई। कहां पे? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का एक जो राज्य है, उस राज्य का नाम है आपके सिंध। वहां पे राज्य ना बोलकर इसको क्या बोलते हैं? सिंध प्रांत। क्या बोलते हैं? और इस सिंध प्रांत में इसका जो उत्खनन है, उत्खनन का जो कार्य करवाया गया था वो किस वर्ष करवाया गया था? 1922 में। और ये किस नदी के किनारे करवाया गया था? नदी पूछ लेता है, सिंधु। किस नदी किनारे? सिंधु। लेकिन इसका जो कार्य करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? राखल, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा किसकी खोज करवाई जा रही है? अब कई बार प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, तो याद रखना आपके मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास के साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? कपास, कपास के साक्ष्य यही है भैया, मोहनजोदड़ो। अब यहां पर एक 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कांस्य, कांस्य धातु, धातु से निर्मित, हाँ निर्मित आपके क्या मिली है? एक बालिका, बालिका नर्तक, नर्तक मूर्ति मिली है। नर्तक मूर्ति का समझ गए ना, मतलब एक नाचते हुए प्रतिमा आपको प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े क्या प्राप्त हुए हैं? बड़े बड़े, बड़े बड़े आपके सनाना, सनाना, स्नानागार। आपको ध्यान, क्या चीज? बड़े बड़े खूब थे भाई साहब, बता रहे हैं आपके। रुक जा तो, नालंदा विश्वविद्यालय में याद रखना आपके क्या पढ़ता है? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ता है बिहार के अंदर, बिहार। अब एक बात बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इस बौद्ध धर्म के यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर चीनी यात्री कौन पढ़ाई लेने गया था? चीनी यात्री कौन गया था यहाँ पे पढ़ाई लेने? हवेन सांग। कौन गया था? हवेन सांग। अब लोथल नामक जगह कहां पड़ती है? लोथल गुजरात में। कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े जो समुद्री जहाज आके रुकते थे, यानी कि बंदरगाह कहां था? बंदरगाह, तो लोथल आपको बताना है। कई बार ये प्रश्न आता है कि लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल का नदी पूछ लेता है, लोथल किस नदी के किनारे था? तो याद रखना भोगवा, भोगवा नदी। हाँ, साबरमती की सहायक नदी है भोगवा नदी। और लोथल के अंदर बताया जाते चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य भैया? चावल के साक्ष्य मिले। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो कि लोथल नामक जो जगह है ये भारत के किस राज्य के अंदर है? और सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो कहां प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान के किस राज्य में? अब एक बात बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बता दो, तो याद रखना राखी, राखी गढ़ी। और ये राखी गढ़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में। ये आपको ध्यान देना है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े बड़े ऊंचे टीले भी प्राप्त हुए वो भी कहां प्राप्त हुए? राखी गढ़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? तो पहला व्यवसाय बताना आपको, पहले तो कृषि, कृषि के साथ साथ ये क्या करते थे? व्यापार। क्या करते थे भैया? अपनी वस्तुओं को उगाते थे और दूसरे देश में ले जाके बेचते थे, ठीक है ना? तो या धातुओं को उधर बेचते थे। तो इनका व्यवसाय पूछे तो कृषि और, लेकिन ये आपसे पूछ लेता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन था क्या? मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, लेकिन ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे और धरती को अन्न की देवी मान के उसकी क्या करते थे भैया? यहाँ पर मिट्टी के जो खिलौने या बर्तन बनते थे, मृत भांड, उनके ऊपर एक रंग किया जाता था। वो कैसा रंग का रंग मिलता था आपको? कैसा रंग? लाल। अब यहाँ जो मकान बनाते थे, मकान कैसे थे? पक्की ईंटों के मकान थे। अब ईंट को पहले तैयार करते, वो कच्ची होगी, फिर ईंट को पक्की में बदलेंगे तो क्या करेंगे? उसको तैयार करेंगे, भट्टे में लगाएंगे। तो कई बार ये प्रश्न आता था कि सिंधु घाटी सभ्यता की पक्की ईंटों का नाम क्या होता था? टेराकोटा, टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या है? तो आप बोलोगे सर पक्की ईंट का नाम है। तो पक्की ईंटों को क्या बोलते थे भैया? टेराकोटा। इनके मकान के जो दरवाजे वो सड़क की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलते थे, ये आपको ध्यान देना।
और यहाँ की सभ्यता क्या थी, एक दूसरे को यानी कि समकोण पे इनकी गलियां और सड़कें काटती थी, तो यानी कि ग्रिड पद्धति, तो आप बोलोगे कि नगरीय सभ्यता थी। इस प्रश्न में इतनी बात याद रखना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या देखिए, WHO, यानी कि WHO एक संगठन है। इस WHO की स्थापना की बात कर रहा है या इसका पूरे नाम की बात कर रहा है, तो हम सारी बातें देख लेते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि WHO बना कब था, तो याद रखना 7 अप्रैल। कब बना था ये? 7 अप्रैल 1948 को। कब बना था? 1900। अब कई बार प्रश्न आता है कि इस WHO के द्वारा यानी कि प्रत्येक 7 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है, यानी कि कई बार यही प्रश्न पूछ लेता है। विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को आता है? 7 अप्रैल को। इस WHO का हेडक्वार्टर आपसे पूछता है, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो याद रखना जनेवा। और जनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। अब ध्यान देना, इसका पूरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। अब छोटी सी बात यहीं पे मुझे बता दो कि अगर आपसे पूछ ले कि WTO का मुख्यालय कहां पे, WTO का मुख्यालय, WTO का मतलब है यानी कि आपके 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी और ये व्यापार से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पड़ता है? जनेवा। कहां पड़ता है? जनेवा। एक और बता दो मुझे, रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहां है? जनेवा। और रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। एक मुख्यालय बताइए मुझे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो आपका जवाब होगा मलीना। और एक आपसे पूछेगा सार्क संगठन का मुख्यालय, सार्क संगठन का मुख्यालय ये कहां पड़ता है? काठमांडू। अब एक आपसे पूछ लेगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पड़ता है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क में। एक आपसे मुख्यालय पूछेगा यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पड़ता है, तो आप बोलोगे सर पेरिस में। कहां पड़ता है? एक छोटा सा और बता दो मुझे कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इसका मतलब है जो अंतरराष्ट्रीय आपके सोलर एलायंस है ना, जो सौर ऊर्जा से विद्युत बनाते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। कब की गई थी? और ये भारत के अंदर है, और भारत में कहां पड़ता है? ये इंपोर्टेड पर्सन आपका। इंटरनेशनल संगठनों में भारत में भी एक संगठन है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सौर आपके एलायंस। तो ये कहां है? आपके गुरुग्राम 2015 में स्थापना की गई थी। एक छोटा सा और बता दो मुझे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो ये रेड क्रॉस कृषि एवं खाद्य संगठन, कृषि एवं खाद्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य संगठन, तो ये इटली की राजधानी के अंदर है, रोम में। अब रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक टाबर रोन लाग रहा है, टाबर यानी कि टाबर से याद रखना टाइबर, क्या याद रखोगे? जबकि पेरिस किस नदी किनारे? सीन नदी। उसी प्रकार न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी किनारे। तो इस प्रश्न का याद रखना WHO। तो WHO की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई है। पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना के कारण इसमें एक दिवस भी बनाया था जिसका नाम आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो एक बात बता दो मुझे, प्रत्येक वर्ष आपके 24 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? 24 जनवरी को दिवस। रेड क्रॉस दिवस आपके नहीं आता 24 जनवरी को, रेड क्रॉस दिवस आता है 8 मई को। कब आता है? 8 मई को रेड क्रॉस आता है। 24 जनवरी को हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इसलिए महिला बनी है तो बालिका का संबंध कर दिया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? आपके 24 है। और 24 जनवरी को बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगले प्रश्न में देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताना है। तो निम्नलिखित ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। पक्का पता है क्या? कंचनजंगा की हाइट और बता दो कितनी है हाइट। तो इसकी हाइट याद रखना भैया आपके 8598। अगर ऑप्शन में ना होना 8598, तब इसकी हाइट करनी है 8586 मीटर करनी है। तो कई बुक इसको 8586 बताते, लेकिन आपको 98 याद रखना है। वहीं पे त्रिशूल की बात करूं तो ये कहां पड़ती है आपके उत्तराखंड में। सभी की हाइट नहीं देखनी। नंगा पर्वत की अगर बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। नंदा देवी भी कहां पड़ती है? तो आप बोलोगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है 7817 मीटर इसकी हाइट है। किसकी भैया? नंदा देवी। तो इसने बोला है भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पीओके में है, पीओके के अंदर, उसका नाम क्या है? K2। जिसकी हाइट अगर मैं पूछूं तो कितनी बताओगे आप? 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर इसकी हाइट है। और ये आपके कंचनजंगा यानी कि सॉरी काराकोरम पर्वत श्रेणी है। अब एक बात बता दो, दुनिया की कोई नहीं बोलेगा, दीपक बोलेगा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची, सबसे सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी का नाम बता दे बस। माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट 1 नंबर पे। कितने नंबर पे? और 2 पे कौन है? और 3 पे कौन है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और तीसरी के बाद नेपाल के अंदर पड़ती है, जिसका नाम आता है मकालू चोटी। कौन सी? मकालू। फिर उसके बाद में धौलागिरी आती है, वो भी नेपाल के अंदर है। अगले प्रश्न को देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया कि ऑस्कर अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड याद रखना। ऑस्कर अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्म जगत का। तो ये अमेरिका के द्वारा जाता है। सन 1929 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर भारत में पूछ ले, भारत में सर्वोच्च, क्या करो रहा है? भारत में सर्वोच्च फिल्म जगत की बात करूं तो कौन सा भैया? भारत में दादा साहेब, हाँ, फाल्के। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 में। अब एक बात बता दो, विज्ञान जगत में कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं? एक तो कलिंग, कलिंग, और एक याद रखना भटनागर। ये दोनों आपकी किस में है? विज्ञान जगत में। विज्ञान जगत में आपके नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, जैसे रसायन और भौतिक में। राजवीर। खेल जगत की अगर बात करें तो खेल जगत का सर्वोच्च बताना आपको, सर्वोच्च। तो याद रखना मेजर चंद। अब एक बात बताइए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तब इसका नाम मेजर ध्यानचंद था या और कुछ था? राजीव गांधी। क्या नाम था? और इसमें नगद राशि, नगद राशि, नगद राशि, तो याद रखना इसमें 25 लाख रुपए। कितनी भैया? अब एक बात बता दो, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1900। और ये भी किस में दिया जाता है? एक छोटा सा पुरस्कार पूछ रहा हूं आपसे मैं। कौन सा? पुलित, पुलितजर, ये बता दो। वेरी गुड। किसमें भैया? पत्रिका। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। लड़कियों को नहीं, खेल में सभी को मिलता है, खिलाड़ियों को। वो द्रोणाचार्य, वो कोच को दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? क्षेत्र पूछ लेता आपको। अब आपसे ये प्रश्न आता है शांति। अब कई बार पूछ लेगा शांति का नोबेल प्राइज कौन देता है? तो याद रखना है नॉर्वे। बाकी जो मिलेंगे आपको, बाकी बाकी क्षेत्र में, वो आपको कौन देगा?
यानी कि बाकी क्षेत्र कितने बच गए आपके, और एक शांति का ये हो गया, तो यानी कि टोटल कितने क्षेत्र में। तो कई बार ये आता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 1900, और किस देश के द्वारा की गई। अब यह पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, याद पूछ लेता, याद। अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल, बताता हूं। अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 के अंदर डायनामाइट नामक की खोज की थी, वो सबसे बेकार खोज हुई इसके जीवन में। तो 1979 में मदर टेरेसा को क्या मिला, याद रखना, इसे निर्मल हृदय बोलते हैं। तो किसका उपनाम है निर्मल हृदय की, अगर बात कर तो मदर टेरेसा। अब एक बात बताइए, मदर टेरेसा को क्या भारत रत्न मिला है, भारत रत्न, बिल्कुल याद रखना, इसे भारत रत्न दिया गया था 1980 में। सुधर जाओ दोनों जना। अब एक बात बताओ मुझे, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, 1970। मदर टेरेसा का भारत रत्न कब मिला इसे, और मदर टेरेसा का उपनाम पूछे तो निर्मल हृदय। तो एक बात बताइए मुझे आप, मदर इंडिया क्या है, मदर इंडिया एक याद रखना फिल्म है, ये क्या है। कई बार प्रश्न आता है भारत की प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता, समझे क्या, भारत की कौन सी पहली मूवी थी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, मदर इंडिया। मिस्टर इंडिया अलग चीज है, ये मदर इंडिया अलग है। अगले प्रश्न में चलिए क्या दिया गया रवि की फसल किस महीने में काटी जाती है, रवि फसल पूछ रहा है किस महीने में काटी जाती है। मनीष जुड़े हैं जी, हाय गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार भाई साहब। देखो रवि की फसल का मतलब होता है जो शीतकालीन फसल है, कैसी फसल है ये, शीतकालीन। रुक जाए एक बार, ठीक ना। रवि की फसल किस महीने में काटी जाती है, तो रवि की फसल की पहले तो बोया कब जाता है, बोया याद रखना सितंबर अक्टूबर, क्योंकि आपके सरसों की खेती यहीं से शुरू हो जाती है, यानी कि हाँ उसके बाद में देखना कटाई की अगर बात करूं, कटाई तो कटाई आपके मार्च अप्रैल, या मार्च अप्रैल ऑप्शन में ना हो तो अप्रैल मई में, अप्रैल मई में आपके चलेगी, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब एक बात बताइए, रवि की फसल में क्या तिल शामिल है, तिल शामिल है, तो याद रखना, बिल्कुल याद रखना आपके, एक तो उत्तर भारत और एक कौन सा भारत बताऊंगा मैं, ध्यान देना, दक्षिण भारत में जो रवि की फसल है, तो उसके अंदर तिल शामिल है। तो यानी कि भारत की, यानी कि जो तिल फसल है ना, वो रवि की भी और खरीफ की भी, लेकिन उत्तर भारत में जो आपके खरीफ की फसल में आपके कौन आती है, तिल। तो तिल दोनों ऋतु में उगाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के जो तिल है वो कौन सी फसल के अंदर आते हैं, खरीफ की। और रवि की फसल में तिल कहां के, आपके दक्षिण भारत। अपवाद है थोड़ी सी, जैसे चावल भी अपवाद है, चावल भी 12 माह से चलता है। लेकिन आपसे पूछ लेगा इस रवि की प्रमुख फसल बताइए, प्रमुख, एक्सीलेंट। तो रवि की आपके गेहूं कौन सी है, लेकिन खरीफ की अगर मैं बात करूं, खरीफ की प्रमुख अभी बताया मैंने, चावल। तो खरीफ की प्रमुख फसल का मतलब होता है जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है उस ऋतु में। तो प्रमुख आपके रवि की पूछे तो गेहूं, और आपके खरीफ की पूछे तो प्रमुख होता है, यार मैं प्रमुख का मतलब होता है जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में बाजरा, हरियाणा में बाजरा, और थोड़ा बहुत आपके, थोड़ा सा पंजाब में मान लो, और कुछ आपके गुजरात में मान लो, आपके ये 4 स्टेट है जहां पे बालू मिट्टी पाई जाती है। मूंगफली भी उत्पादन होती है, और मूंगफली भी किस में आती है, आपके खरीफ के में आती है। मेरा मतलब ये है कि अगर प्रश्न आ जाए प्रमुख जो ज्यादा उत्पादन हो रही है, तो रवि की प्रमुख फसल कौन सी है, चावल। और रवि की प्रमुख है गेहूं, और जबकि खरीफ की प्रमुख है चावल। अब एक बात होता है, पूरे बोर्ड में वह कौन सी फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, पूरे चावल। और बोया भी किसको जाता है,
चावल को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया आपके? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। और ये अकबरनामा किसको दर्शाता है? अकबर को। किसको दर्शाता है? अकबर को। अब एक बात बताइए, अकबर के द्वारा जो आपके नवरत्न में एक शामिल था, किसमें भैया? नवरत्न। अब नवरत्न में से आपके जो अबुल फजल है, इसका संबंध किससे है? संबंध बताना है आपके। नहीं, संबंध। हाँ, तो याद रखना, एक साहित्यकार, साहित्य, साहित्यकार लेखक के रूप में था। इसके दरबार में नवरत्नों में से एक टोडरमल का संबंध बता दो। टोडरमल वित्त मंत्री कौन था ये? और एक इसमें आपसे पूछता है बीरबल सलाहकार। हाँ, यानी कि आप कौन बोलेगा के खिचड़ी कई देर लगी, के सलाह बनाओ थे। उसके बाद में एक आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके तानसेन, ये आपके संगीतकार। और एक आपसे पूछ लिया जाता है, तुलसी जी कहाँ था यहाँ पे? नहीं था। हाँ, फेजी का पूछ लेगा। फेजी, तो फेजी याद रखना, प्रमुख क्या था ये? कवि। ठीक है ना। और एक याद रखना आपके भैया, आप मान सिंह सिंह, ये था प्रमुख सेनापति। अब अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1600। और किस रोग के कारण? पेचिस रोग के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? तो शरीर में गुड़गुड़ होगी, यानी कि लूज मोशन बोलते हैं, पेचिस। हाँ, मज, जब नंबर टेस्ट में ना है तो मैं तोड़ूंगा था, चिटपड़ा तो मैं दिखाऊंगा। भारत चीन का युद्ध किस साल में हुआ था? भारत चीन का युद्ध आपसे पूछ रहा है, 1965 में हुआ था, भारत और पाक का, भारत और पाकिस्तान का। और प्लस में याद रखना, एक 1900 और एक 1900, यानी कि भारत और पाकिस्तान के साथ कितनी लड़ाई? और तीनों में कौन विजय हुआ है? जबकि भारत और चीन के साथ लड़ाई होती है, लेकिन भारत क्या हो जाता है? ये जीत गया भाई साहब। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, भारत और चीन के मध्य एक रेखा खींची गई, मध्य रेखा, मेक मोहन। और सर मेक मोहन के द्वारा यह रेखा खींची गई। और इसका निर्धारण कब किया गया? 1914 में। 1914 में मेक मोहन रेखा का निर्धारण किया जाता है। और यह भारत के किस राज्य से लगी है? एक ही राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 1900। और 1947 में क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र, स्वतंत्र आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। आइजोल, ये तो गलत किसी का नहीं होगा। आइजोल में इतना याद रखना, जो आपके पूर्वी राज्य है ना, पूर्वी कितने राज्य हैं? उत्तरी पूर्वी राज्य, 7 बहनों वाले। अब ये 7 बहनों वाले जो राज्य हैं, इनमें आपसे मुश्किल करवाता है एग्जाम में। जैसे नागालैंड की है कोहिमा, कोहिमा। और आपके राजस्थान तो 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो इसका राजधानी का नाम क्या है? और जो हरियाणा की अगर मैं बात करूंगा तो, और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल तो है। अब ये बता दो, मिजोरम के पड़ोसी राज्य। देखो, एक एक तो यहां लगता है, और एक यहां लगता है, और एक ये इस प्रकार का ये राज्य है ना ये, यानी कि कितने राज्य हैं? तो ये मिजोरम आपके। तो इसके पड़ोसी राज्यों में एक तो याद रखना मणि, एक त्रिपुरा, और एक आपके असम। अब एक बात बताइए,
जो मिजोरम की कैपिटल का नाम क्या है? अब एक बात बताइए, इन कैपिटल में अगर मैं पूछ लूं आपसे तो मुझे इतना बता दो, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा। वेरी गुड, क्या नाम है? अगरतला। अब कोई नहीं बोलेगा, बस प्रदीप बोलेगा। प्रदीप ये बता मुझे, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ध्यान है फिर तो तेरे क्लास में, यानी कि कोहिमा। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ध्वज, राष्ट्रपति नहीं लिखना था यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिल्ली है? पक्का पता है? अब आपसे पूछ लेता, ये जो चक्कर है ना, इस चक्कर को कहां से ग्रहण किया गया? ग्रहण, यानी कि याद रखना, सारनाथ के, सारनाथ के अशोक, अशोक स्तंभ, यानी कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वहां से इसको ग्रहण किया गया है। और इस चक्कर के अंदर कितनी तिल्लियां मिलती हैं? कई बार प्रश्न आता है कि इन तिल्लियों के बीच का, यानी कि मध्य का एंगल पूछता है, मध्य की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी। अब एक बात बताइए, वर्त की दूरी कितनी होती है? सॉरी, वर्त का एंगल कितना होता है? और एक कितनी तिल्लियां हैं? 24, 24 तिल्लियां। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो यानी कि प्रत्येक तिल्लियों में कितने डिग्री का अंतर मिलेगा आपको? कई बार पूछा जाता है इस चक्कर की जो रंग कैसा, यानी कि रंग, यानी कि याद रखना, गहरा, गहरा नीला, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेवी, नेवी ब्लू। क्या बोलते हैं? नेवी ब्लू। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, इस राष्ट्रीय जो ध्वज को संविधान में कब शामिल किया गया? संविधान में शामिल, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था वो आपके 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर आपको इस प्रकार का एक ध्वज मिलेगा, इसकी लंबाई का अनुपात पूछता है और चौड़ाई का। तो लंबाई पूछे तो 3 और चौड़ाई पूछे तो, और इसके बीच में पट्टियां कितनी है? 3 पट्टियां। कितनी पट्टियां? 3 पट्टी के सबसे ऊपर का रंग पूछेगा तो आपको बताना गहरा केसरिया। कैसा भैया? गहरा केसरिया किसका प्रतीक है? नहीं, साहस और आपके, नहीं, बलिदान आपका जो प्रतीक आएगा वो हरे रंग का प्रतीक आएगा। साहस और आपके शक्ति का प्रतीक, साहस या ताकत का प्रतीक। और जो सफेद रंग आएगा वो आपके, हाँ, साहस और बलिदान ही आएगा, गहरा है। और सफेद की बात करें तो शांति का, हरे की बात करें तो हरियाली या उर्वरकता का बात करेगा। अब एक बात बता दो मुझे, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको पहली बार कब फहराया गया है? ये पहली बार विदेश में बात करें तो एक जगह पड़ती है, नीदरलैंड की राजधानी है, उधर फैलाया गया था आपके 1800 कुछ में, मैडम भीका जी के द्वारा। और एक आपके जो भारत में फहराया गया था, जो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था आपके 26 जनवरी 1930 को, जो रावी नदी के तट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। कितनी तिल्ली है भैया? अब एक प्रश्न और बता दो, विश्व के कुल टाइम जोन कितने? विश्व में टाइम जोन रेखाएं कितनी है? जैसे भारत की टाइम जोन रेखा कितनी है? विश्व की टाइम जोन रेखाएं अलग है, भारत की कितनी है? जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसके ऊपर कितने राज्य हैं? ऐसे अलग अलग कंट्रियों के टाइम जोन है। अगर कोई कंट्री छोटी है तो एक टाइम जोन से काम चल जाता है, अगर कंट्री बड़ी है तो अलग अलग क्षेत्रों में उनके टाइम टाइम जोन बांट दिए 15-15 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो विश्व में टोटल आपके टाइम जोन 15-15 डिग्री में बांट दिए, तो यानी कि 360 तो है ही आपके पूरे वर्ल्ड, तो आपका हो जाएगा 24 टाइम जोन। अगले प्रश्न को देखें, क्या देगा ये? क्या आ गया है? जा भाई, सिखों के प्रथम गुरु का नाम बताना है। ये सुरेश बताएगा। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम बताइए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को, राम राम। सिखों के पहले गुरु। अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया, गुरु यानी कि सिखों के पहले गुरु का नाम क्या सुरेश? याद रखना, गुरु गोविंद सिंह आपका कौन सा हो जाएगा? 10वें नंबर का।
और ये अपनी गद्दी पे कब बैठा था? याद रखना, आपके 1675 से लेकर आपके 1708 तक। उसके बाद में क्या दिया गया? आपके गुरु नानक। तो गुरु नानक आपकी गद्दी बैठा था 1499 में लेकर आपके 1439 तक। उसके बाद में हरगोविंद की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का। किसका भैया? और ये अपनी गद्दी पे बैठा था 1605 में या 6 में? 1606 में अर्जुन की मृत्यु हुई थी, जहांगीर ने करवाई थी, और ये 1644 तक रहा था, 1644 तक। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर मिल गया क्या भाई राजवीर? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दे राजवीर, तो बहुत देर होगी सोते हुए। सिख गुरुओं में अगर मैं बात करूं, किस गुरु ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी? आदि, सॉरी 1539 है, 1539। वेरी गुड। आदि ग्रंथ की रचना? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना? गुरु ग्रंथ साहिब। इनमें से कौन से गुरु को यानी कि मृत्युदंड दिया गया? मृत्युदंड। और किन्होंने दिया था? मुगलों ने। किन्होंने दिया था? और मुगलों में एक बात करें तो, और एक बात करें तो, तुम लिख लेने देगा पूरी बात। तेरे दिमाग में अकबर जहांगीर बाबर यही रहेगा। कोई अनारकली पाओगी, कोई रजिया पाओगी, कोई सिमरन पाओगी, कोई पूजा पाओगी। क्यों सारा दिन यही करे, हाय पूजा क्या कर रही है? तो जहांगीर ने जो हत्या करवाई थी वो किसकी करवाई थी? अर्जुन की। और औरंगजेब ने करवाई थी वो तेग। और तेग बहादुर की अगर मैं बात करूं तो टाइम यानी कि कौन से नंबर का है? और ये कौन से नंबर का है? अगले प्रश्न को देखिए। इंडिया गेट किस जगह पर स्थित है? इंडिया गेट की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ये प्रथम प्रथम विश्व प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दौरान शहीद शहीद सैनिकों के लिए एक स्मारक की स्थापना करवाई गई थी। और ये हुई थी आपके 1900। और आपसे पूछ ले, गेटवे गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपके 1911 में मुंबई। एडविन लुटियंस, ठीक है ना, इसका निर्माता इंडिया गेट का। अगले प्रश्न को देखिए। यूक्रेन की राजधानी बतानी है। यूक्रेन। विश्व में सबसे ज्यादा जो सूरजमुखी का उत्पादन होता है वो कहां होता है? यूक्रेन में। यूक्रेन और थोड़े दिनों में किसके साथ युद्ध चल रहा था? अभी शांति पड़ी है, क्या पता बाद में लड़ लेंगे। तो रूस की राजधानी बता दो। मॉस्को। क्या बताओगे? तो यहां की राजधानी अगर बात करें तो, और अगर मैं बात करूं आपके डबलिन किसकी है? एक और बता दो मुझे आप, बैंकॉक किसकी है? एक और बता दो, मनीला किसकी है? फिली फिलीपींस। एक और बता दो मुझे आप, जकार्ता। हाँ, आगे देखिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में। और यह शुरुआत की थी आपके वर्गीज वर्गीज कुरियन ने। और इसको बोलते हैं आपके श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं? या इसे बोला जाता है दुग्ध क्रांति।
व्हाइट रिल्वेशन कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके झींगा मछली के उत्पादन के लिए। और झींगा मछली का जो पालन है वो किस झील में? झील में सर्वाधिक है चिल्का। कौन मन थे एक सही हो। मत्स्य की अगर बात की जाए तो, और उर्वरक की अगर बात करूं तो उर्वरक भूरी क्रांति। अगले प्रश्न को देखें नेक्स्ट। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो गलत नहीं होना चाहिए। भारत का मैनचेस्टर सूती वस्त्र की राजधानी। अब एक बात बताइए मुझे, भारत की वित्तीय राजधानी। कई बार आपको वित्तीय नाम नहीं देगा, आपको नाम दे देगा आर्थिक। पुरानी कलकत्ता थी, ठीक है ना। तो भारत की वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी का नाम बताओगे तो। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारत का सबसे बड़ा आबादी में शहर। आबादी में शहर, आबादी में शहर की बजाय आपसे क्या बोल देगा? जिला। यानी कि सर्वाधिक पब्लिक कहां रहती है, किस जगह पे रहती है? जिले पूछा तो। और सर्वाधिक आबादी में राज्य पूछू तो। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, सूरत को क्या बोलते हैं? तो भारत में डायमंड नगरी किसको बोलते हैं? सूरत किस नदी के किनारे? नदी साबरमती के किनारे अहमदाबाद है, जबकि सूरत है आपके ताप्ती नदी किनारे। किमी बुला लो, गेल गेल किम बुला लो। उरे जब मैं आई लव यू लिख दियो ने तो आई लव यू बोलते रहिए। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार भाई। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो भारत में बगीचों का शहर है। बगीचों का शहर किसको बोलते हैं? भारत की टेक्नोलॉजी सिटी भी किसको बोलते हैं? और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? और भारत की जो पहली डेयरी अनुसंधान केंद्र भी लगी थी वो कहां लगी थी? लेकिन डेयरी अनुसंधान केंद्र वर्तमान में क्या परिणाम है? बेंगो हरियाणा में पड़ा है। कैथलिक करनाल है। काल परसों बतायो। थाना ले जाके थाला जेंडर चेंज करवाना पड़ेगा मन तो, और तो कीमी को नहीं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि तुलबुल बांध परियोजना किस, बता दो अब ये तुलबुल बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुलबुल झेलम, चिनाब, सिंधु, सतलज। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे। भारत में, भारत में पहली पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहां चली, वह कब चली? तुलबुल बांध परियोजना किस राज्य में? झेलम में। और अगर पूछे तो जम्मू एंड, झेलम के किनारे एक शहर पूछता आपसे। और इस श्रीनगर शहर की स्थापना, वेरी गुड वेरी गुड, सम्राट अशोक के द्वारा। तो भारत में पहली भूमिगत रेलगाड़ी चली थी 1984 में। और ये थी आपकी कलकत्ता। फटाफट देखिए और भी प्रश्न है। सूरत किस नदी किनारे अभी पड़ा था जस्ट हमने? सही है ना, ताप्ती। नर्मदा के किनारे जबलपुर शहर पड़ता है। अगले प्रश्न में देखिए, बक्सा बांध
यानी कि इसको बक्सा या बुक्सा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो आपके बाघों के लिए, टाइगर के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है ये? पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो सिमलीपाल, और कान्हा नेशनल पार्क बोलेगा तो एक बात बताइए, देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में? भारत का कौन सा राज्य जहां पे नेशनल पार्क एक भी नहीं है? हाँ, पंजाब के अंदर है। हरियाणा के अंदर दो है, दो है। मिजोरम की राजधानी थोड़ी देर पहले देखी थी हमने। तो एक बात बताइए मुझे आप, इम्फाल किसकी है? और कोहिमा? और अगरतला? 2-3% और कर लिया, 25 कर लिया पूरा। मुख्यमंत्री, देखिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि पहले तो याद रखना मुख्यमंत्री कौन, कौन होता है, कौन होता है। तो याद रखना राज्य की विधान, विधान सभा का, सभा के बहुमत, बहुमत दल का नेता। अब मान लो किसी भी राज्य में विधानसभा हो रही है, जैसे राजस्थान में हो रही है, कितनी सीटों पे होगी चुनाव? अब 200 के अंदर बहुत सारी पार्टियां खड़ी है, यानी कि दल का मतलब होता है पार्टी। अब एक पार्टी है बीजेपी, क्या खड़ी है? दूसरी साइड खड़ी है कांग्रेस, क्या खड़ी है? और तीसरी साइड खड़ी है आम जनता पार्टी, यानी कि आम आदमी, यानी कि आप पार्टी खड़ी है। तीनों पार्टी में से अगर इन टोटल सीट में से अगर 50% प्लस में एक सीट कोई हासिल कर लेता उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई नहीं करता और फिर दो पार्टी मिलके एक क्या बनाती है सरकार, उसको बोलते हैं गठबंधन। क्या बोलते हैं? अब गठबंधन बन रहा है तो वो बोल रहा है कि हमारा ये लीडर, ये विधायक को क्या बना दो, देश का, सॉरी राज्य का क्या बना दो। तो यहां से निकाला जाता है, और ये निकालने का कार्य इन्हीं के सदस्य करते हैं, और ये नाम देते हैं, और इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। और इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। अब एक बात बताओ, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाँ, शपथ दिलाएगा क्या? किसी भी राज्य के राज्यपाल कौन होगा, इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन वहां जाएगा और वहां काम करेगा तो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? शपथ दिला देगा। अब एक बात बता दे, राहुल बताएगा, वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अब आपका आर्मी जीडी का 50 क्वेश्चन का एक ऑफलाइन टेस्ट होगा, तो सारे विद्यार्थी टेस्ट को ज्वाइन करें। 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है सभी को।